हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी का चैप्टर 10 सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन एवं तापमान। सौर विकिरण से अभिप्राय सूर्य की ऊर्जा से है। ठीक है, सूर्य की ऊर्जा जो हमें प्राप्त होती है उसे सौर ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, जब सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी पर पड़ती है तो वह जो है चारों तरफ जो है फैल जाती है। तो फैलने की उस क्रिया को क्या कहते हैं? सौर विकिरण कहते हैं। ठीक है, जब सूर्य की ऊर्जा पूरे पृथ्वी पर, पूरे अंतरिक्ष में फैल जाती है तो उसे सौर विकिरण कहते हैं। ठीक है, और एक बात और याद रखना, सूर्य की पूरी ऊष्मा जो है पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाती। सिर्फ पृथ्वी पर जो है कुल ऊर्जा का 2 अरबवां भाग ही जो है पृथ्वी पर जो है पहुंच पाता है। इसके विपरीत ये 2 अरबवां भाग ही जो है पृथ्वी के संपूर्ण विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस 2 अरबवें भाग के द्वारा ही पृथ्वी पर सारी जैविक, पेड़ पौधे, जीव जंतु जो अपना जो है पालन पोषण करते हैं। आप सबको पता है कि पेड़ पौधे जो हैं सूर्य की ऊर्जा द्वारा ही प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा भोजन जो है बनाते हैं। ठीक है, अब आगे हम सौर ऊर्जा, उसके ऊष्मा संतुलन और उसके तापमान के बारे में जो है आगे इस चैप्टर में क्या है पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको सौर विकिरण की जो डेफिनेशन है जो ये है बता दी है। जब सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी पर चारों तरफ फैलती है उसे कहते हैं सौर विकिरण। सूर्य जो है पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर जो है दूर है, उसे पृथ्वी तक सूर्य की ऊष्मा जो है सिर्फ 2 अरब भाग ही जो है पहुंच पाती है। ठीक है, इस छोटी सी ऊष्मा से वो क्या करता है, पृथ्वी जो अपने पूरे वातावरण को जो है नियंत्रित रखती है। अब इसके बाद आ जाता है सूर्य ताप। सूर्य ताप का मतलब होता है सूर्य की ऊर्जा। ठीक है, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा मतलब पृथ्वी पर जितनी ऊर्जा जो है पहुंच पाती है उसे क्या कहते हैं? सूर्य ताप कहते हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी बात जो है सूर्य की कुछ ऊर्जा ही जो है पृथ्वी पर पहुंच पाती है। ठीक है, आप सबको मैंने बताया था सूर्य जो है पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर जो है दूर है। ठीक है, जो सूर्य की जो तरंगें हैं वो क्या है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से पृथ्वी पर जो है पहुंचती है। और जो सूर्य की औसत जो प्रति मिनट जो वर्ग सेंटीमीटर के हिसाब से जो है 1.94 कैलोरी ऊर्जा जो हमें क्या होती है प्राप्त होती है। ठीक है, ऊर्जा की यह औसत मात्रा कभी नहीं बदलती, ये हमेशा क्या रहती है? स्थिर रहती है। तो इसी वजह से इसको सौर स्थिरांक भी कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आप लोगों ने सूर्य ताप की एक डेफिनेशन भी करनी है। सबसे पहली डेफिनेशन तो ये हो ही गई है, पृथ्वी तक पहुंचने वाली सूर्य की ऊर्जा को या ऊष्मा को सूर्य ताप कहते हैं। बट आपने एक राइटर की डेफिनेशन भी करनी है, तो आप करोगे कैंड्रयू की डेफिनेशन। ठीक है, सूर्य से निरंतर विकिरण के रूप में आने वाली ऊर्जा को सूर्य ताप कहा जाता है। सूर्य से निरंतर विकिरण मतलब जो किरणें फैलती हैं उनसे जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं? सूर्य ताप। ठीक है, या सूर्य तप। सूर्य तप को ही सूर्य ताप भी कहा जाता है। ठीक है बेटा, आगे समझ में। अब आगे देखिए, और एक बात और याद रखना, जो पृथ्वी पर जो सूर्य की जो ऊष्मा पहुंचती है वह दूरी के कारण वायुमंडल की ऊपरी सतह पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा में हर साल थोड़ा बहुत जो है परिवर्तन होता है। मतलब वायुमंडल में बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं, उन गैसों के कारण वायुमंडल में एक मोटी परत पर बन जाती है। उस मोटी परत को क्रॉस करके जो है सूर्य ताप जो है या सूर्य की जो किरणें हैं धरती तक पहुंचती हैं, तो उनमें हर साल थोड़ा बहुत जो है परिवर्तन आता है। ठीक है, और ये परिवर्तन जो होता है मौसम के अनुसार होता है, समय के अनुसार होता है। ठीक है, ये परिवर्तन जो है निरंतर क्या है चलता रहता है। फिर भी सूर्य ताप में जो परिवर्तन जो है कई कारणों से होता है। ये कारण आ गए हैं स्थल और समुद्र का वितरण। ठीक है, किस किस क्षेत्र में जो स्थल क्षेत्र है या समुद्री क्षेत्र है। इसके अलावा वायुमंडल परिसरण मतलब वायुमंडल में हवा की दिशा। ठीक है, और परत का हिसाब। ठीक है, इसके अलावा सूर्य ताप में दिन प्रतिदिन होने वाले मौसमी परिवर्तन मतलब मौसम के अनुसार सर्दी है या गर्मी है, ये सभी कारण भी सूर्य ताप की जो मात्रा है उसको क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगला पार्ट बन जाता है हमारा सूर्य ताप को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया था
कि सूर्य की रोशनी जो है, ठीक है, पृथ्वी पर मतलब फैलती है तो उसकी मात्रा समय के अनुसार क्या होती है, कम और ज़्यादा हो जाती है। कम और ज़्यादा क्यों होती है, इसके बारे में जो है हम आगे जो है इस पार्ट में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले भूतल पर सभी जगह सूर्य ताप की मात्रा एक समान नहीं होती। इसकी मात्रा और तीव्रता में हर दिन, हर मौसम, हर साल क्या होता है, परिवर्तन होता है। मतलब परिवर्तन मतलब बदलाव होता रहता है, कभी कम कभी ज़्यादा। ठीक है, सबसे पहले आ जाएगा कारण है सूर्य की किरणों का सापेक्ष झुकाव मतलब तिरछापन, नतिकोण। सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं। देखिए बताया गया है चित्र के द्वारा, ठीक है, रात और दिन के अंदर, ठीक है, इस तरीके से। तो अब इसके अंदर देखिए सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती है क्योंकि भूमध्य रेखा जो है बिल्कुल सूर्य के नीचे, ठीक है। अब क्या है, इस कारण क्या है, भूमध्य रेखा से जो ध्रुव पड़ जाते हैं उन पर क्या करती है, सूर्य की किरणें तिरछी हो जाती हैं, टेढ़ी हो जाती हैं। जैसे सूर्य भूमध्य रेखा पर बिल्कुल सीधी जो है किरणें जो हैं पड़ती हैं, ठीक है, बिल्कुल सीधी किरणें भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं। पर जो भूमध्य रेखा के इस तरफ ध्रुव आ जाता है वहां पर ये किरणें क्या हो जाती हैं, तिरछी हो जाती हैं, ठीक है। तिरछी होने के कारण भूमध्य रेखा पर तो जो है हम कह सकते हैं कि सौर ऊर्जा या सूर्य ताप जो है बहुत सीधा, बहुत ज़्यादा पड़ता है। और जो तिरछे क्षेत्र होते हैं उन पर क्या होता है, सूर्य ताप जो है कम होता है। आई समझ में। तो सबसे पहले याद रखना, सीधी किरणों का जो सूर्य ताप अधिक पड़ेगा और जहाँ पर तिरछी होंगी वहाँ पर क्या होगा, कम रहेगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्षेत्र देखिए, क्षेत्रफल। अगला पार्ट जो अगला जो पॉइंट है क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल जब सूर्य लगभग मध्य में होता है, मध्य मतलब दोपहर का समय आ जाता है, तो उस समय क्या होता है, सूरज जो है बिल्कुल ऊपर होता है, बिल्कुल सीधा होता है। और जब सीधा होता है तो वह उसकी जो किरणें हैं बिल्कुल सीधी पड़ती हैं। सीधी किरणें के कारण क्या होती हैं, वो कम क्षेत्रफल को जो है घेरती हैं। कम क्षेत्रफल पर पड़ने के कारण जो है सूर्य ताप जो है उस स्थान पर क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है, ठीक है। और तिरछी किरणें जो होती हैं सूर्य ताप का जो सूर्य तिरछी किरणें जो होती हैं अधिक क्षेत्रफल को घेरती हैं, इस वजह से वहाँ पर क्या होता है, सूर्य ताप क्या होगा, कम होगा, ठीक है। आगे देखिए अगला, वायुमंडल की मोटाई। मैंने आपको पहले भी बताया था, वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। विभिन्न प्रकार की गैसों को क्रॉस करके उनमें से ही सूर्य की किरणें निकलकर धरती तक पहुंचती हैं, ठीक है। धरती तक पहुंचने में क्या है, उन्हें काफ़ी समय लग जाता है, ठीक है। अब जितनी मोटी परत होगी उतना ही सूर्य ताप क्या होगा, कम पड़ेगा, ठीक है। और जितनी पतली परत होगी उतना ही सूर्य ताप क्या है, अधिक से अधिक जो है पृथ्वी पर पड़ेगा, ठीक है। आई समझ में। अब इसके बाद आ जाता है अगला पॉइंट, दिन की अवधि। एक बात और याद रखना, दिन की अवधि का भी जो है सूर्य ताप पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। आप लोगों को पता होगा सर्दियों में दिन जो है छोटे और रातें लंबी होती हैं, गर्मियों में दिन बड़े और रातें क्या होती हैं, छोटी होती हैं। तो सबसे पहले देखिए, जिन स्थानों पर दिन लंबे अर्थात धूप की अवधि ज़्यादा होगी और सूर्य ताप भी क्या होगा, अधिक होगा, और वहाँ उन क्षेत्रों में रात क्या होगी, छोटी होगी, ठीक है। उसी तरह से वहाँ प्राप्त होने वाला सूर्य ताप भी क्या होगा, अधिक होगा, ठीक है। और कई क्षेत्र इसके विपरीत क्या है, दिन छोटे और रातें लंबी होती हैं, वहाँ पर सूर्य ताप की मात्रा क्या होगी, कम होगी, ठीक है। जहाँ पर सूर्य ताप की मात्रा कम होगी उन क्षेत्रों को क्या कहेंगे, उष्मा हानि क्षेत्र कहेंगे, ठीक है। और दिन की अवधि जो होती है, छोटे और बड़े होना, ये सब किस पर निर्भर करता है, ऋतुओं पर, अक्षांश पर। हम किस अक्षांश पर है उस पर निर्भर जो है करता है। तो ये देखिए कितना फर्क पड़ता है तिरछी किरणों का। ये तिरछी किरणें हैं और ये सीधी किरणें हैं। सीधी किरणें जो है कम क्षेत्र घेरती हैं, जो तिरछी किरणें होती हैं वो यहाँ से शुरू होती हुई पूरा ज़्यादा जो है क्षेत्र को घेरती हैं। आई समझ में। हो गया क्लियर बेटा। आगे देखिए, भूमि की ढाल। पर्वतों के जो ढाल सूर्य के सामने हैं उन पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। सीधी करने के कारण क्या है, जो सूर्य ताप भी जो होगा अधिक पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहले पड़ेगा तो क्या होगा, अधिक पड़ेगा। जो क्षेत्र सूर्य के विमुख मतलब उल्टी दिशा में है वहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेंगी, तो वहाँ पर सूर्य का ताप क्या होगा, कम होगा। आई समझ में। हो गया क्लियर। अब इसके बाद आ जाओ सौर कलंकों की संख्या, ठीक है। सौर कलंकों की संख्या मतलब सूर्य के तल पर कुछ काले धब्बे हैं, वो काले धब्बे उखड़े हुए जैसे पत्थरों की तरह थोड़े से उखड़े हुए से हैं, और जो धब्बे जो हैं वो कभी बनते हैं और कभी ठीक हो जाते हैं, ठीक है। इन जो सूर्य के ऊपर जो धब्बे लगे हैं उनको सौर कलंक कहते हैं,
ठीक है। इनसे भी क्या होता है, जो है सूर्य ताप जो है अधिक प्रभावित होता है, क्योंकि सौर विकिरण और सौर कलंकों की संख्या जो है आपस में क्या है, संबंधित है। जब इनकी संख्या घटती है और बढ़ती है तो सूर्य ताप की मात्रा क्या होती है, प्रभावित होती है। ठीक है, बढ़ने से सूर्य ताप की मात्रा घट जाती है और घटने से सूर्य ताप की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। आई समझ में बेटा। इसके साथ ही एक क्वेश्चन रिलेटेड है आपका, क्यों जल देर से गर्म और देर से ठंडा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज याद रखना, जल जो है गतिमान है। आपने पानी को देखा होगा, पानी को आप किसी बर्तन में डालिए, जब आप पानी डालते हो तो पानी हिलता रहता है। ठीक है, गतिमान है तो वो स्थिर नहीं रहता। ठीक है, स्थिर न रहने के कारण उसकी परत को गर्म होने में क्या लगता है, अधिक समय लगता है। स्थिर न रहने के कारण वो ऊष्मा को संचित नहीं कर पाती और जिसके कारण जल जो है देर से गर्म होता है। ठीक है, अब इसके बाद आगे देखिए, जल पारदर्शी होता है जिसके कारण सूर्य की किरणों को काफ़ी गहराई तक, मतलब उसके बिल्कुल लास्ट पॉइंट तक जाकर उसको गर्म करना पड़ता है, जिसकी वजह से जल जो है देर से गर्म होता है। ठीक है, इसके विपरीत जो धरती है वो सूर्य की किरणों से जल्दी गर्म हो जाती है। ठीक है, सूर्यास्त के बाद धरती जो है अपनी ऊष्मा को जल्दी खो देती है। ठीक है, और जो है जल्दी ठंडी हो जाती है। ठीक है, पर पानी जो है जल्दी ठंडा नहीं होता। अच्छा, जल द्वारा अवशोषित ऊष्मा का कुछ भाग, जब जल पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो कुछ भाग अवशोषित होकर ऊष्मा का रूप धारण कर लेता है। ठीक है, वाष्प बनकर जो है ऊपर उड़ जाता है। इसके विपरीत स्थल द्वारा जो है उस सूर्य ताप को क्या कर लिया जाता है, ग्रहण कर लिया जाता है। ठीक है, जल की विशिष्ट ऊष्मा जो है स्थल की विशिष्ट ऊष्मा से क्या होती है, अधिक होती है। फॉर एग्जाम्पल लो, 1 किलो पानी और 1 किलो चट्टान, पत्थर के टुकड़े को अगर हम गर्म करेंगे 1 डिग्री सेल्सियस ताप पर